विक्रमादित्य का ये राजमहल है और उनका राज्य। विक्रमादित्य बहुत ही साहसी राजा हैं। उनकी ये पत्नी रूपवती है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और दूसरी पत्नी उनकी है गुणवती जो गुणों से भरी है। लेकिन राजा इनसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते हैं। गुण अच्छे हैं इसीलिए अपने राजमहल में इनको रखे हुए हैं। गुणवती घर का सारा काम करती है, सब लोगों का कपड़ा धोना, सब लोगों के लिए वो खाना बनाना, हर रोज़ अलग अलग व्यंजन सबके लिए बनाती है, और सबके कमरों का वो अच्छे से साफ सफाई करती है। लेकिन गुणवती राजा से बहुत प्रेम करती है। दूसरी तरफ रूपवती जो घर के कामों से कोई मतलब उसका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने रूप को संवारती रहती है, हमेशा सजती संवरती रहती है। घर के कामों से उसका कोई भी लेन देन नहीं है। हमेशा रूपवती राजा के पास बैठती, बातें करती, हमेशा वो गुणवती को राजा से दूर रखती और कहती थी, राजा जी आपको मालूम है गुणवती कितनी काली भद्दी है, आप ना उसके पास मत बैठा कीजिए, नहीं तो आप भी काले हो जाएंगे। आप उसके साथ कभी बाहर मत जाया कीजिए, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, ये राजा विक्रमादित्य की पत्नी है। हाँ हाँ रूपवती, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं इसीलिए तो गुणवती के पास मैं जाता ही नहीं हूँ। कहीं मैं भी काला हो गया तो लोग क्या कहेंगे मुझे, अगर मैं उसके साथ कहीं बाहर गया तो। देखो तुम कितनी सुंदर हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आके बैठता हूँ। तुमसे मैं सच में बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। गुणवती से शादी करने के बाद इसीलिए मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। एक दिन राजा को व्यापार के चक्कर में शहर से बाहर जाना था। वो रूपवती को बुलाते हुए कहते हैं, अरे सुनती हो रूपवती, एक मिनट मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम है, यहाँ पे आओ तो सही। लेकिन रूपवती को तो अपने रूप संवारने से जब फुर्सत मिले तब तो वो राजा की बात सुने। वो हमेशा सिर्फ सजने संवरने में लगी रहती है, लेकिन इधर गुणवती खाना बनाते हुए भी राजा की बात सुन लेती है और सोचती है अब रूपवती जाए अब जाए, लेकिन रूपवती नहीं जाती। तो मजबूर हो करके गुणवती को जाना पड़ता है, ये सोच के कि कहीं राजा को भूख तो नहीं लगी है, प्यास तो नहीं लगी है। जाके पूछती है, महाराज कुछ काम है क्या। रूपवती तो अभी अपने कमरे में सज रही थी, इसीलिए मैं चली आई, कुछ काम हो तो कहिए। राजा गुस्सा हो जाते हैं सुनकर, कहते हैं, तुमको किसने बुलाया यहाँ, मैंने तो रूपवती को आवाज़ दी थी ना, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, चली जाओ तुम यहाँ से। इतने में रूपवती भी वहाँ आ जाती है। वो गुणवती को राजा के पास देख के एकदम से आग बबूला हो जाती है, और गुस्से में वो सिर्फ गुणवती को देखती ही रहती है। फिर कहती है, जरा सा मौका मिलता नहीं है तुरंत आ जाती हूँ मेरी चुगली करने। सजने संवरने के लिए तो चेहरे की ज़रूरत होती है, जो तुम्हारे पास है क्या, क्रीम पाउडर लिपस्टिक, तुम्हारे चेहरे पर कुछ पता भी चलेगा। जो सजता संवरता है उसका चेहरा होना भी चाहिए उस लायक। रूपवती तुम गलत समझ रही हो, मुझे लगा कि महाराज को प्यास लगी है इसीलिए मैं चली आई। तुम तो हो ही बहुत सुंदर, मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम सुंदर नहीं हो। रियल में रूपवती तुम बहुत सुंदर हो, और मैं आ गई उसके लिए सॉरी, मैं जा रही हूँ। इतना कहते हुए गुणवती वहाँ से उदास चेहरा ले करके चली जाती है। लेकिन रूपवती को जरा सा भी पछतावा नहीं होता कि मैं गुणवती को क्या बोल दी। माफ़ कीजिएगा महाराज, थोड़ी सी लेट हो गई। तब तक गुणवती आ गई, कुछ काम है क्या, आपको मुझसे नाराज़ हैं आप, कुछ तो बोलिए, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे। अरे रूपवती तुम इतनी सुंदर ही हो, तुम्हारे चेहरे से तो मेरा नज़र ही नहीं हटती। कोई बात नहीं, गुणवती को जाने दो, जो बोली सो बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारी सुंदरता ही ऐसी है कि मेरा मन मोह लेता है। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ बिजनेस को लेकर, कुछ दिन लगेंगे शहर से बाहर, और तुम अपना ख्याल रखना, अपने चाँद से चेहरे को हमेशा बचा के रखना, किसी की नज़र ना लगे। ठीक है, मैं जल्दी ही लौट के आ जाऊंगा, और अपने खान पीन का बराबर से ध्यान रखना। मैं अपना कोई भी शुभ काम तुम्हारे इस चाँद से चेहरे को ही देख के करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें बुला रहा था। महाराज रूपवती से बहुत प्रेम करते थे,
तभी रूपवती, महाराज आप जल्दी आइएगा, आपके बगैर मेरा मन नहीं लगता, और आप भी अपने खान पीन का बराबर से ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जल्दी आइएगा। 2-4 दिन के बदले 8-10 दिन मत लगा दीजिएगा, आपके देखे बगैर तो मेरा सुबेरा ही नहीं होता। फिर महाराज अपने बिजनेस के चक्कर में शहर से बाहर चले जाते हैं। रूपवती सिर्फ और सिर्फ राजा को निहारती रहती है। ये सारी बात गुणवती दरबार के दूसरे कोने में खड़ी होकर सुन लेती है। उसको बहुत तकलीफ होता है। ये भगवान, मेरे पति मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। कोई बात नहीं, माता रानी उनकी रक्षा करना और व्यापार में उनको सफल बनाना मेरी यही कामना है। इसी तरह से धीरे धीरे करके दिन निकल रहे होते हैं और एक दिन रूपवती गुणवती से कहती है, तुम ये राजमहल छोड़ के चली जाओ। तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस भद्दे चेहरे से इस राजमहल पे क्या असर पड़ता है। तुम मेरा कहना मानो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस राजमहल से निकल जाओ। जब तक महाराज आए तब तक तुम इस राजमहल से चली जाना। रूपवती, तुम किस तरह से बात कर रही हो? जैसे तुम्हें राजा ब्याह के इस राजमहल में लाए हैं ना, तुमसे पहले मुझे इस महल में लाए थे। तो मैं इस राजमहल को और राजा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं राजा से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। वो मुझसे प्रेम करे चाहे ना करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम राजा से बहुत प्रेम करती हो ना, तो मेरी बात मानो। राजा के ही लिए मैं बोल रही हूँ। तुम्हारा चेहरा देखते हैं तो उनका कोई काम नहीं बनता। इतना तो समझा करो। अपने इस भद्दे चेहरे से उनको मुक्ति दे दो, उनको छोड़ दो, वो आराम से रह सके, अपने बिजनेस में उन्नति कर सके। इतना तो राजा के लिए तुम कर ही सकती हो ना। तुम जो प्यार करती हो ना, उसी प्यार की कसम है तुमको। तुम जो कह रही हो अगर वो सच है तो मैं राजा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और ये मैं राजमहल छोड़ के जाने का वचन भी देती हूँ। आज ही मैं राजमहल छोड़ के चली जाऊँगी। बस मेरे राजा अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और बिजनेस में हमेशा उन्नति करते रहें। मैं इस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर गुणवती राजमहल छोड़ के चली जाती है। रूपवती गुणवती के इस त्याग को देखती रह जाती है कि सच में वो राजा से कितना प्रेम करती है। गुणवती चली जा रही होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ जा रही है। सिर्फ और सिर्फ राजा के विषय में सोचते हुए वो चली जाती है। जाते जाते वो एक तालाब के पास पहुँचती है और फिर कहती है, मैं कितनी अभागन हूँ। मेरा चेहरा देख के राजा कोई शुभ कार्य नहीं करते। मैं अपने राजा के लिए कभी भी किसी चीज़ में खुशियाँ नहीं दे पाई। मैं अपने पति का प्यार नहीं पाई। इस दुनिया में मुझे क्यों भेजिए हो भगवान? मैं आ रही हूँ। अब मैं इस धरती पर और नहीं रह सकती। ये सब कहते हुए गुणवती तुरंत तालाब में जैसे ही छलांग लगाने जा ही रही थी, तभी पीछे से आवाज़ आती है, रुको बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? गुणवती पीछे पलट के देखती है तो एक बूढ़ी औरत उसको तालाब में छलांग लगाने से रोक रही होती है। तुरंत वो बूढ़ी औरत के पास आती है। इतना तेज, इतना चमक चेहरे पर किसी की वो नहीं देखी थी जितना उस औरत के चेहरे पे था। गुणवती सिर्फ एक टक से देखे जा रही होती है और फिर कहती है, माँ आप कौन हो? मुझे मरने से क्यों रोक लिया आप? आपको कुछ भी नहीं मालूम मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ भरे टाइम निकाल रही हूँ। मुझे मेरे पति कभी देखना भी नहीं पसंद करते। मेरी दुनिया तो वही है और वो ही मुझे नहीं देखते। मुझे सब पता है बेटा। तुम जो करना चाह रही हो ना, वो भी मैं जानती हूँ किस लिए कर रही हो। और जो मुझसे पूछ रही हो ना कि मैं कौन हूँ, तो तुमने तो पहले ही मुझे माँ कह दिया। तो मैं माँ ही हूँ जो तुम्हें मरने से रोक रही हूँ। गुणवती को आज पहली बार किसी ने इतने प्रेम से बोला था। गुणवती को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कह के बुलाएं, और वो माँ माँ सिर्फ किए जा रही थी और बोलती है, मुझे मरने दो माँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। इस धरती पे मैं नहीं रहना चाहती। अच्छा ठीक है गुणवती, जो तुम्हें करना हो कर लेना, लेकिन पहले मेरे पास आके कुछ टाइम बैठ तो सकती हो ना। इतना तो मेरे लिए कर लो। फिर वो बूढ़ी औरत बैठ जाती है और फिर रूपवती भी बैठ जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत
ढेर सारी बातें गुणवती से करने लगती है, जीवन की परिभाषा बताने लगती है और उसे अपनी अच्छाई के बारे में भी समझाने लगती है। लेकिन गुणवती को कुछ समझ में नहीं आता और न जाने कब धीरे धीरे करके उसको नींद आने लगती है और उस बूढ़ी औरत के गोद में ही वो सर रख के सो जाती है। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, देवी माँ थी। आज गुणवती को इतनी तकलीफ में देख के उनको भी बहुत दुख हो रहा था। कुछ टाइम बाद जब गुणवती जागती है तो देखती है ना तो वहाँ बूढ़ी औरत है और ना ही उसके शरीर का वो कालापन, वो भद्दापन। वो देख के चौंक जाती है, अपने सिर्फ शरीर को ये देखती रह जाती है, कितनी सुंदर हो गई हूँ मैं, ये वो अपने मन में सोचती रहती है। वो समझ गई थी कि कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वो जरूर देवी शक्ति थी। अब हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे शरीर से ये कालापन हटा के मेरी ज़िंदगी में उजाला कर दी। आपका धन्यवाद मैं कैसे करूँ, आप बिन बताए मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी। धन्यवाद देते हुए गुणवती राजमहल की तरफ चली जाती है। राजमहल में खड़ी रूपवती जब आते हुए देखती है गुणवती को तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि गुणवती का चेहरा सच में देखने ही लायक था। रूपवती का नज़र गुणवती के चेहरे से तो हट ही नहीं रहा था। अरे गुणवती, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो गई हो, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम्हारा चेहरा तो दूध सा गोरा हो गया है, मेरा चेहरा तुम्हारे सामने फीका पड़ गया। कितनी सुंदर लग रही हो। फिर गुणवती अपने साथ हुई सारी घटना को रूपवती को बताने लग जाती है और उस बूढ़ी औरत के बारे में तो इतना तारीफ करती है कि तारीफ करती थक ही नहीं रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद पे धन्यवाद दिए जा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन थी। वो भी यही कह रही थी रूपवती, न जाने वो कौन थी। वो जरूर देवी शक्ति थी, कोई देवी माँ ही थी। गुणवती, अब मैं भी जाऊंगी उस तालाब में और उस बूढ़ी औरत से मैं भी और सुंदर अपना चेहरा करवा के आऊंगी, ताकि राजा देखे तो देखते रह जाएं जब परदेश से आए। इतना कहते हुए रूपवती उस तालाब के पास पहुंच जाती है। वेट करने लगती है कब वो बूढ़ी औरत आएगी और कब और मुझे सुंदर बनाएगी। तभी आसमान से वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे करके आती है और फिर वो कोई और नहीं, देवी माँ थी। वो देखते ही गुस्सा हो जाती हैं रूपवती को और अपने पैरों से ही पंच तेजी से मारती हैं और वो रूपवती नीचे गिर जाती हैं तालाब में और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। गुस्से से लाल काल देवी माँ कहती हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो इंसानों का दुख दर्द न समझे, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। देवी माँ आज बहुत गुस्से में थी। कहती हैं, मेरे भक्तों के साथ अगर कोई गलत करेगा तो उसके साथ मैं गलत करूँगी, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस धरती पर उसको रहने का कोई अधिकार नहीं। कहते हुए फिर वो आसमान की तरफ धीरे धीरे करते हुए चली जाती हैं। रूपवती की मृत्यु हो गई। जब ये बात गुणवती को पता चलता है तो बहुत रोती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है। उसको लगता है मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई। कहती है, हे भगवान, मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगी? राजा रूपवती से कितना प्रेम करते हैं। महाराज जब वापस आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? राजा जी जब पूछेंगी रूपवती कहाँ है तो मैं क्या बोलूँगी उनसे? ये सब बातें सोच करके गुणवती बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। इसी तरह काफ़ी दिन निकल जाते हैं, अभी तक राजा जी नहीं आए थे। एक दिन गुणवती अपने कमरे में बैठे राजा के विषय में सोच रही होती है कि राजा को काफ़ी दिन हो गए, पता नहीं वो कहाँ है, यहाँ मुझे रूपवती छोड़ के चली गई, मैं क्या बोलूँगी। तभी अचानक वहाँ राजा आ जाते हैं और वो गुणवती के पास आकर के खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, गुणवती, तुमने रूपवती को देखा क्या? मैं उसे पूरे राजमहल में ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिली। ये बातें सुन के तुरंत गुणवती रोने लग जाती है। क्या बात है गुणवती, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुमसे रूपवती के बारे में पूछ रहा हूँ तो तुम रो क्यों रही हो? क्या बात आखिर हुआ, कुछ तो बोलो। फिर गुणवती अपने साथ हुई सारी घटना महाराज को बताने लग जाती है। किस तरह से रूपवती उसको बाहर निकाली, किस तरह से रूपवती यहाँ से गई, कैसे कैसे उसके मन में कपट थी, कैसे उसकी मृत्यु हुई, सारी घटना गुणवती महाराज को बताने लग जाती है। महाराज सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं।
वो सोचते हैं कि रियल में रूपवती तो सुंदर बहुत थी लेकिन मन की सुंदर नहीं थी। महाराज को दुखी देखकर गुणवती भी दुखी हो जाती है और फिर वो महाराज को समझाते हुए कहती है, महाराज जो होना था सो तो हो गया, अब आप इस प्रकार से दुखी मत होइए। हम भगवान के सामने क्या ही कर सकते हैं, हमारी क्या ही औकात है। जो भगवान को ठीक लगता है वो करते हैं। देवी माता ने जो भी किया होगा कुछ सोच समझ के ही किया होगा, आप ऐसे दुखी मत होइए। गुणवती के समझाने के बाद महाराज का नज़र गुणवती के चेहरे पर पड़ता है और वो इतनी सुंदर लग रही थी कि महाराज का नज़र हट ही नहीं रहा था। अरे गुणवती, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई, तुम्हारा वो कालापन कैसे हट गया, तुम तो रियल में बहुत सुंदर लग रही हो, तुम तो रूपवती से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। ये कहते हुए आज पहली बार गुणवती को महाराज ने गले से लगा लेता है और फिर उसे अपना लेता है। रूपवती का खोने का तकलीफ तो गुणवती को बहुत था क्योंकि वो उसे अपनी छोटी बहन मानती थी, बहुत प्यार करती थी रूपवती से वो। भले ही रूपवती उससे जलस करती थी, उससे प्यार ना करती थी, लेकिन महाराज के दिल में पहली बार अपने लिए प्यार देख के वो बहुत खुश थी। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, आपको क्या अच्छा लगा हमें कमेंट में बताएं। एक लाइक हमारे वीडियो को ज़रूर